नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा पर यहाँ पर जो रहने वाला है वो हिंदी का रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदी के जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी या इंग्लिश में से किसी आपको एक लैंग्वेज को चुनना होता है और ये सभी यूजी के कोर्सेज़ के लिए जो है कंपलसरी है, ठीक है। यानी हिंदी या इंग्लिश किसी सब्जेक्ट में से एक को चुनना होता है, प्लस जो जी के जीएस का होता है पार्ट, यानी जनरल नॉलेज का होता है, उसमें क्या होता है कि आपको 4 सेक्शन डिवाइड होते हैं, वो भी सभी के लिए कंपलसरी होता है। सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी जो है सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कशन करा रखा है। तो हिंदी को हमने 20 टॉपिक में हमने डिवाइड कर रखा है और 20 टॉपिक से हमने 5-5 क्वेश्चन को प्रत्येक टॉपिक से हमने लिया है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट नहीं होगा और कोई भी टॉपिक यहाँ पे छूटेगा नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, सिलेबस के बाहर एक भी शब्द यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। जो हिंदी है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, विभाषा है, तकनीकी भाषा है, ये किस भाषा में आप यहाँ पे रखेंगे। तो भारत के पक्ष में अगर देखा जाए तो भारत को जो है भारतवर्ष में हिंदी को जो है राजभाषा के तौर पर माना जाता है, ठीक है। ढूढ़ाली बोली है, ढूढ़ाली बोली किस प्रकार की है ये आपको बताना है। पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की, ये आपको बताना है। तो जो ढूढ़ाली है, ये ढूढ़ाली किस ये कहाँ की है, ये पूर्वी राजस्थान की है, ठीक। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला हमारा है 8वां नंबर कि ब्रजबोली नाम से किसे जाना जाता है। ब्रजबोली नाम से किसे जाना जाता है, पंजाबी को, मराठी को, गुजराती को या पुरानी बांग्ला को। ऑप्शन आपकी इस प्रकार से हैं। देखिए, ब्रजबोली जो है पुरानी बांग्ला को जाना जाता है, ठीक है। ब्रजबोली नाम से पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। क्या है कि मराठी है, ये क्या है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि एक मनई के दुई बेटवे रहन, ठीक। ओ माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दई द। ये सौतरण में किस बोली के है। अगर आप अवधि में रहे होंगे तो आपने साफ साफ इसके पकड़ लिया होगा, ठीक है। जैसे कि अवधि में क्या होता है कि ओ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कहाँ जात हो खाओ, कहाँ जाइ हो, करी हो कि न करी हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेटवे रहें, रहीन रहीन, ठीक है। ये रहीन क्या है, ये कुछ पॉइंट है जिससे आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं अवधि भाषा को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अवधि कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है, बहराइच गोंडा, ठीक है, अयोध्या के पास में। तो मैं भी अवध निवासी जो है 6-7 साल वहाँ पे रहा हूँ, तो मुझे भी अवधि जो है चीज़ें आती हैं। अगर आप बेसिकली अवध के निवासी तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप रहीन, ठीक है, और वो मात्रा होती है इसमें, ठीक है, इससे आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब आइए वर्णमाला से संबंधित यहाँ पे 5 प्रश्न देख लेते हैं। 5 प्रश्न हमने ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक है। अगले 5 प्रश्न देखते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। ख, य, ग या फिर ज, ठीक है। नासिक के व्यंजन आपको बताना है। तो च, छ, ज, झ, इया, ठीक है, ये क्या है, नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगला हमारा है 7वां नंबर की ए वर्ण क्या कहलाते हैं। जो ए वर्ण है वो नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। आपको पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में जो है अयोगवाह वर्ण आपसे पूछा गया है। आ ई उ या फिर अंग अह, ठीक है, आपको बताना है। तो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो ये है अह, ठीक है, अंग अह। हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, तो पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। इसमें आपको द्वित्व व्यंजन को छांटना है। तो जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है तो यहाँ पे द्वित्व व्यंजन होता है। तो ल की आवृत्ति 2 बार हुई तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली, जो हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर की श, ख, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संघर्षी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
आइए हमारा अगला जो है टॉपिक वर्तनी से संबंधित, हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। 5 प्रश्न इससे भी। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। सृष्टि किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। सृष्टि आपको बताना है, तो इसमें छोटा सा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। री की मात्रा, फिर ट पे छोटी की मात्रा, फिर आधा खटकोड़ वाला ख, ठीक। तो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्रम पर, क्रमपा, या फिर कृपा, या फिर कृपा, किस तरीके से आपको लिखना है। तो ये काफ़ी इजी था, ठीक है। कृपा इस तरीके से लिखा जाएगा, आपको भी पता होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तहसीलदारी किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो स पे बड़ी की मात्रा होती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो तहसीलदारी इस प्रकार से हमारा लिखा जाएगा। हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। अगले में भी शुद्ध वर्तनी को आपको अपकीर्ति किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो क में बड़ी की मात्रा होती है और त में छोटी की मात्रा होती है, साथ साथ में उड़ंतु वाला र होता है, ठीक। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा है आखिरी सेक्शन का कि 10वां नंबर कि शुद्ध वर्तनी का आपको याद बताना है कि छः कैसे लिखा जाएगा, छः, ठीक। तो छः और यहाँ पे 2 बिंदी होंगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही हो जाएगा। आइए संधि से संबंधित जो है 5 प्रश्न हम अपने देख लेते हैं। देखिए संधि तो हमने 5 प्रश्न ऑलरेडी कर रखे थे, तो अगले 5 प्रश्न हम देखेंगे। इनमें से स्वर संधि को आपको उदाहरण बताना है। कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। इसमें से स्वर संधि को आपको उदाहरण बताना है। तो पोधन अन, ठीक है, पवन हो जाता है, संधि विच्छेद करेंगे तो ये स्वर संधि का एक उदाहरण होता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं लगी है, अ और आ की मात्रा छोड़कर। तो अगला हमारा है 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं, ये आपको बताना है। सदैव, जलीय, गुरुपदेश या परमोदार्य। तो गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश हो जाएगा, जिससे हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, दीर्घ संधि में एक छोटी मात्रा एक बड़ी मात्रा मिलकर बड़ी मात्रा बनाती है, जैसे अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ग्रुप देश में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं हुआ है, तो इसको जैसे हमारा ये उदाहरण नहीं है। किसका नहीं उदाहरण है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला है हमारा 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि पद का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा दैन्यारी, ठीक है। दैन्यारी इसका उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है, आपको बताना है कि पवित्र दिया गया या काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको आप रटना चाहें तो रट भी सकते हैं। बाकी अगर बेसिक कंप्लीट करना चाहें तो उसको भी बता दीजिएगा, मैं बेसिक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। पवित्र में आपको प्रयुक्त संधि का नाम पूछा गया है। इसमें यड़ संधि है, गुण संधि है, आयात संधि है या फिर वृद्धि संधि है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सी संधि है पवित्र में? इसमें अयादि संधि है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला हमारा है इत्यादि का आपको संधि विच्छेद पूछा गया, तो इत धन आदि होता है, आपको आदि धन होता है, आपको पता ही होगा। तो इति धन आदि क्या मिलकर बन जाएगा? इत्यादि, ठीक है। इस तरीके से हमारा डी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए प्रत्यय से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय मतलब जो अंत में लगे, उपसर्ग मतलब जो पहले लगे, ठीक है। तो इक, नि, सित या फिर इत। तो इत हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो लास्ट में लगे, उपसर्ग मतलब जो पहले लगे, ठीक है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगे, ठीक है, और उपसर्ग मतलब जो पहले लगे। तो निर्वासित में जो हो जाएगा इत, हमारा पहला ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है 7वां नंबर, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है लेखक में, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज, अनुज को जो है बताया है कि स्त्रीवाचक बनाने के लिए आपको किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा? अनुजा, तो अनुजा हो जाएगा, ठीक है। इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कर देंगे? आ लगा देंगे, तो अनुज से अनुजा इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर कि सुत शब्द स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सुत, सुतिया, सुतुआ या फिर सुती। देखिए सुत को हम स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ का प्रयोग करेंगे, तो सुता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। वहीं अगला हमारा है 10वां नंबर कि स्पर्श अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? स्पृश्य, ठीक है, स्पृश्य। तो नि, अनु, अ या फिर कु, अस्पृश्य, ठीक है। तो इसमें क्या बनाना है? किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो आगे यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा? आ लग जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? अस्पृश्य का
अस्पृश्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका विलोम हो जाएगा। अस्पृश्य मतलब जो छूने योग्य है, अस्पृश्य मतलब जो छूने योग्य नहीं है। आइए समाज से संबंधित हमारा अगला टॉपिक है। समाज से संबंधित 5 प्रश्न देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो आपको पता होगा कि बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है, ठीक है। जैसे कि आपने उदाहरण भी इसका दिया होगा, देखा होगा कि हाथ है पाड़ी में जिसके, या फिर चक्र है हाथ में जिसके, वो कौन है? विष्णु है। तो यहाँ पे प्रथम पद और अंत पद ये दोनों प्रधान पद नहीं है, जबकि तीसरा पद यानी विष्णु भगवान क्या है यहाँ पे, ये बहुव्रीहि के उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें पहला पद और आखिरी पद जो है अप्रधान पद है, जबकि आखिरी पद जो है अंतिम पद यानी जो तीसरा पद होता है वो प्रधान पद होता है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में आपको इंद्रियों पर विजित करने वाले इंद्रदेव, इसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो देवासुर में द्वंद्व समास है, ठीक है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देवधन असुर। अगला हमारा है देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में आपको समास बताना है। तो देशांतर में तत्पुरुष समास है, ठीक है। ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा वो सही हो जाएगा। वहीं अगला हमारा है कि दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में हमारा कौन सा समास है? दीनानाथ में हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आइए शब्द भेद से भी 5 प्रश्न अपने देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा शब्द भेद है। तो अगला प्रश्न से संबंधित पहला प्रश्न है कि परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, ये आपको बताना है। देखिए ये कौन सा है? परीक्षा शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। तत्सम मतलब क्या होता है? जिसको हम संस्कृत से हूबहू ले लेते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी आपको जिसको बोलने के बाद आपको लगे कि हाँ ये संस्कृत का भाषा है तो वो तत्सम होगा। और जो हम आमचाल की बोल भाषा में उपयोग करते हैं जिस शब्द को, या फिर कहें कि संस्कृत का टूटा फूटा वर्ड जो होता है, तोड़ फोड़ को जो बनाया गया वर्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और जो देश में जो हम गांव में आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों का, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। विदेशज क्या हो जाएगा? जैसे कि जो अंग्रेज के लोग जो है वर्ड दे गए थे और उन्हें हम अपनी बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, जैसे रेलगाड़ी, लेकिन इसका हंती उत्पाद जो है वो क्या हो जाएगा? भगभगड्डा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो ये विदेशज शब्द है, ठीक है, विदेशियों के द्वारा दिया गया था, जबकि इसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आज मजिस्ट्रेट साहब नहीं आएंगे, ठीक है। तो विदेशज शब्द हो जाएगा, जिससे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है ये आपको बताना है। खेत या फिर लोटा आपको बताया गया था, तो लोटा क्या हो जाएगा? इसमें देशज शब्द आ जाएगा, ठीक है, ये देशी शब्द है। अगला हमारा है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र सत्ता धारण न करे उन शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन यौगिक शब्द है ये आपको बताना है। लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योगी। तो यौगिक शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसमें विद्यालय शब्द जो होगा वो यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है संज्ञा से अव्यय तक। अगला हमारा टॉपिक है, इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे इसको देखेंगे। पहला है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए, ठीक है, यानी बुढ़ापा। तो इसमें जातिवाचक का बोध है, व्यक्तिवाचक का है, भाववाचक का है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? ये भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, तो ये बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा को व्यक्त कर रहा है। अब लगाता आता है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा आपको बताना है। क्रोध जो होगा वो संज्ञा शब्द कहलाएगा, ठीक है। अगला है आंसू का बहुवचन क्या है ये आपको बताना है। आंसुएं, आंसुओं या फिर आंसू। तो आंसू का जो बहुवचन शब्द पूछा गया है वो हो जाएगा आंसुओं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है 9वां नंबर, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे चुनिए आप। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। तो पुल्लिंग आपको चुनना है, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा जो हो जाएगा इसमें क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगला है हमारा आखिरी इस टॉपिक का
कि निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनिए। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान किया, आपने याद भी किया होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, ठीक है, संबंध का के की, इस तरीके से आपने याद किया होगा। तो इसमें से आपको बताना है कि अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक है या फिर अपादान कारक है। तो हमारा हे अरे जो होता है वो क्या होता है? वो संबोधन कारक होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 6वां नंबर कि अनिल का पर्यायवाची आपको बताना है। ये आपको क्या होगा? अनिल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है, जिसे हम पवन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, इस तरीके से देखा जाए। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये आपको बताना है। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द, तो हमारा स्तन्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? दूध, ठीक। दूध जो है वो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अरच निवासी, अरबी, कमल या फिर भ्रमर, ये आपको बताना है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरविंद होता है, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। शार्दुल, अहि, हिरण या फिर कुरंग। मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? शार्दुल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं जानवी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो संसार, जान लेने वाली नहीं नहीं सॉरी, जानने वाली होता है, ठीक है, या फिर सुरसरी या फिर जनमुख, ठीक है। तो जहन्नुम, अच्छा शब्द, पर्यायवाची शब्द भी बड़े अजीबोगरीब है बताया इन्होंने, जहन्नुम। तो जाह्नवी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है माफ़ कीजिएगा, ये होता है सुरसरी, ठीक है, ना कि जहन्नुम और जानने वाली, ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक जो है समाप्त होता है। आइए हम अपनी आखिरी टॉपिक की ओर जो है अग्रसर होते हैं। आखिरी टॉपिक हमारा पर्यायवाची शब्द होगा। मौन का विलोम आपसे पूछा गया है। मौन का विलोम मुखर होता है। 6 नंबर से अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसको स्किप कीजिएगा। रेखांकित छपे शब्द के लिए आयुक्त विलोम का चयन कीजिए। वह अपने विषय में पूर्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ क्या आपको पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। अभिज्ञ का, अभिज्ञ मतलब जानना, ठीक है, अनभिज्ञ मतलब नादान रहना या फिर नहीं जानना किसी चीज़ के बारे में। कहते हैं ना कि ये अनभिज्ञ हैं, अभी इनको कुछ पता नहीं है। अगला हमारा है कि 7वां रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। किसकी व्यथा नहीं जान सकता? विपन्न की, निष्पन्न की। तो सिंपल सी बात है, विपन्न। संपन्न मतलब क्या होता है? कि सब चीज़ों से भरपूर। विपन्न मतलब क्या होता है? कि कोई भी उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है। विपन्नता मतलब क्या होता है? कि खालीपन, ठीक है। विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तार, लघु। तो विस्तार का संक्षेप हो जाएगा, ठीक है, लगना की लघु, ठीक है। विस्तार का क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। विस्तार मतलब बड़ा करके, संक्षेप मतलब छोटा करके। गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा? आपको बताना है। गरिमा का विलोम हो जाएगा लघिमा, ठीक है। अगला हमारा है और आखिरी इस प्रश्न का, ठीक है, मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? मौखिक का विलोम आपको बताना है। तो मौखिक का विलोम हो जाएगा हमारा लिखित, ठीक है। इससे संबंधित मैं बता दूं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका बुक जो है ऑलरेडी आपको मिल चुका है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके हैं। सभी टॉपिक के आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और CUET का, NTA का स्पेशली जो सब्जेक्ट है वो टॉपिक वाइज वो अभी कुछ दिनों में बुक अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको अभी मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को तैयार करना, तो उसका भी लिंक ऑलरेडी पड़ा हुआ है 2022 की बुक के अकॉर्डिंग। आप उसको डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जाता है 12th के स्टूडेंट से, सिलेबस उसी तरीके से बनाया गया है और वही चीज़ें वहाँ पर आपको दर्शाई गई हैं। तो आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्टली एक बार पढ़ सकते हैं PDF के माध्यम से। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमसे इंस्टाग्राम से माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।